नमस्कार। YouTube के सोनांचली कार्नर चैनल पर इस समय आप सुन रहे हैं उपन्यास राग दरबारी। राग दरबारी जिसे लिखा है श्रीलाल शुक्ल ने। अब तक आप उपन्यास राग दरबारी के भाग 25 तक का वाचन वाचन के पिछले क्रम में सुन चुके हैं। आज के वाचन के क्रम में आप सुनेंगे उपन्यास राग दरबारी के भाग 26 और 27 का वाचन। तो सबसे पहले लीजिए सुनिए उपन्यास राग दरबारी के भाग 26 का वाचन। गिरजा कुमार माथुर ने हमने बिताई है जिंदगी कसाले की, हमने परवाह कभी न की किसी की। वाली कविता प्रिंसिपल साहब के व्यक्तित्व से ही प्रेरणा लेकर लिखी होगी, क्योंकि हर बात का जिद करना, वैद्य जी को छोड़कर और सब किसी के आगे अपनी टेक पर अड़े रहना और कोई परवाह नहीं, मौका आने पर समझ लेंगे का बराबर इस्तेमाल करना उनके जीवन दर्शन का एक अनिवार्य अंग बन गया था। अपनी बात पर अड़े रहने का नियम प्रिंसिपल साहब ने अपने पिता से सीखा था। उनके पिता एक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पेशकार थे और इसके बावजूद ईमानदार थे। उन्हें प्रायः शहर में ही रहना पड़ता था, पर वे अपने देहातीपन को वहां बड़ी निष्ठा से निभाते थे। उनके जीवन के कुछ सिद्धांत थे जिन पर वे सैकड़ों बाधाओं की चिंता न करके अपनी पत्थर जैसी ठोस अक्ल के सहारे पत्थर की तरह अड़े थे। पहला, मलमूत्र त्याग के लिए कभी टट्टी पेशाब खाने में न जाना, क्योंकि वह अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रतिकूल है। दूसरा, बम्बे का पानी न पीना, क्योंकि उसमें चमड़े का वासर हो सकता है। तीसरा, रेलगाड़ी पर यात्रा करते समय कुछ भी न खाना, क्योंकि वहां शूद्रों का स्पर्श होता है। चौथा, खड़ी बोली और अंग्रेजी को त्याज बनाकर हमेशा अवधी बोलना, क्योंकि उन्हें इसके सिवा कोई दूसरी बोली नहीं आती थी। और पांचवा, चमरौधा जूता, लंबी मूछ और दुपल्ली टोपी पहनना, क्योंकि उनके बाप भी यही पहनते थे। यही उनके मुख्य सिद्धांत थे, यही उनके जीवन का पंचशील था। एक बार प्रिंसिपल साहब ने अपने पिता से मकान के अंदर शौचालय का प्रयोग न करके बहुत सवेरे उठकर सुनसान सड़क पर जाना मूर्खता है, इस विषय पर बहस की थी और उन्हें बताना चाहा था कि ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि चुंगी वाले आजकल सफाई अभियान चला रहे हैं और उस हल्ले में उनका किसी भी वक्त चालान हो जाने का डर है। इस पर पेशकार साहब ने उन्हें समझाया कि इस बात का संबंध समझ से नहीं, आदर्श से है। प्रिंसिपल साहब उस दिन की बहस से समझ गए कि आदर्शवाद की तारीफ हम आदर्श के अंतर्निहित मूल्य पर नहीं, उसके पीछे सहे जाने वाले त्याग, बलिदान और कष्ट के कारण करते हैं। उदाहरण के लिए, नमक कानून भंग करना अपने आप में देश की दरिद्रता दूर करने का कोई बड़ा उपाय न था, पर उसके पीछे जिस निष्ठा और विद्रोह की भावना थी, वहीं उस घटना को नाटक न बनाकर इतिहास बना देती थी। प्रिंसिपल ने निष्कर्ष निकाला कि आदर्श का महत्व प्रतीक के रूप में है, तथ्य के रूप में नहीं, और उसी को उलटकर उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाल लिया कि अपने पंचशील पर टिके रहकर उनके पिता प्रतीक रूप से भले ही आदर्श व्यक्ति हों, पर तथ्य की दृष्टि से वे निहायत चोचलेबाज इंसान हैं। जो भी हो, ऊपर से प्रिंसिपल साहब अपने बाप के लड़के होने का वाकया बड़े अहंकार के साथ सुनाया करते थे। प्रिंसिपल साहब जिद्दी तबीयत के आदमी थे और जब वे कोई काम तर्कहीन ढंग से करके दिखाते तो वे एक बार छाती ठोककर जरूर कहते कि क्या समझते हैं आप, मैं उन पेशकार साहब का लड़का हूं। अपनी बात को जिद के साथ पकड़ना, प्रिंसिपल साहब जानते थे कि यह खूबी उन्होंने अपने पिता से पाई है, पर उन्हें यह पता न था कि अवधि का प्रयोग भी वे अपने पिता की ही परंपरा में करते हैं। और जब कभी वे गुस्से में होते हैं या जोश में हैं, अवधि उनके मुंह से ताबड़तोड़ और अनायास निकलने लगती है, जैसे बहुत से हिंदुस्तानियों के मुंह से अंग्रेजी निकलती है। इस समय प्रिंसिपल साहब वैद्य जी के सामने कॉलेज की समस्याओं पर विचार कर रहे थे, अर्थात खन्ना मास्टर को गालियां दे रहे थे। उसके एक दिन पहले दफा 107 के मुकदमे में जब वे इजलास पर पहुंचे तो उन्हें मुकदमे में एक नया मोड़ दिखाई दिया, क्योंकि खन्ना मास्टर के वकील ने अपनी बहस में कुछ इस तरह की बातें कही थी। श्रीमान, यह मुकदमा हैव्स और हैव नॉट्स का है। एक तरफ कॉलेज के मैनेजर हैं जो वैद्य महाराज कहलाते हैं, और वास्तव में वे वैद्य कम महाराज ज्यादा हैं। उनके पीछे उनके सैकड़ों गुंडे
और गुर्गे हैं। उन्हीं में से इस कॉलेज के प्रिंसिपल और 8-10 मास्टर भी हैं, जो या तो उनके रिश्तेदार हैं या रिश्तेदारों के रिश्तेदार हैं। इन सब की माली हालत अच्छी है, और अगर अच्छी न हो तो कॉलेज के फंड से वह पूरी कर दी जाती है। श्रीमान, दूसरी ओर खन्ना और उनके जैसे 8-10 मास्टर हैं, जो गरीब हैं और जिन्हें इन लोगों का कुचक्र बराबर दमित करता रहता है। आपसी संघर्ष का मुख्यतः यही कारण है। अदालत ने अंग्रेजी में कहा था, यानी झगड़ा रोटियों और मछलियों को लेकर है। वकील ने अपनी बात को काटते, दुरुस्त करते, घटाते बढ़ाते और फिर उसी बात को उखाड़ते पछाड़ते और उससे कतराते हुए कहा था, नहीं श्रीमान, यह मेरा मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ यह कह रहा था कि झगड़ा सिद्धांत का है। आपने यह तो कहा ही नहीं था। कहने वाला था श्रीमान, वकील ने अपनी बात चालू रखी। खन्ना और उसके विचार वाले लोग यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि जनता के रुपयों का इस प्रकार दुरुपयोग हो। श्रीमान, ये सब नवयुवक हैं और बेईमानी और मक्कारी से समझौता करने की अभी इन्हें आदत नहीं पड़ पाई है। अदालत ने मुस्कुरा कर कहा, उस हालत में इन्हें मुकदमे और जेल से न घबराना चाहिए। वकील ने इस सलाह पर ध्यान दिए बिना अपना व्याख्यान जारी रखा। इसलिए कॉलेज के मामलों में होने वाली गड़बड़ी के बारे में अपनी आवाज संवैधानिक ढंग से उठाते हैं। श्रीमान, अभी कुछ दिन हुए उस कॉलेज में मैनेजर का चुनाव हुआ था और उसमें पिस्तौल के जोर से वैद्य महाराज फिर से मैनेजर चुने गए थे। इसकी शिकायत डिप्टी पेज डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के यहाँ हुई है। खन्ना आदि ने इसका विरोध किया था। यही नहीं, वे डिप्टी डायरेक्टर से मिले भी थे और पूरे मसले पर अब जल्दी ही जांच होने वाली है। इसी तरह वैद्य महाराज, जिस कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उसमें गबन हुआ है। वह मामला 6 महीने से दबा पड़ा था और खन्ना तथा उसके साथियों ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलकर उसकी भी जांच शुरू कराई है। जरूरत हो तो इन अफसरों को मैं गवाही में पेश कर दूंगा। श्रीमान, इन जांचों के दौरान खन्ना और उसके साथियों को दबाने के लिए, उन्हें मजबूर करके उनका मुंह बंद करने के लिए ही मुकदमा चलाया गया है। यह मुकदमा भी एक तरह का जालसाजी है श्रीमान। प्रिंसिपल के वकील ने इजलास में क्या कहा था, यह बात उतने महत्व की नहीं थी, पर उस दिन गांव वापस आकर प्रिंसिपल साहब ने वैद्य जी को बताया था कि कॉलेज के चुनाव और कोऑपरेटिव के गबन दोनों ही मसलों की जांच होने वाली है। वैद्य जी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं आई थी, सिर्फ वे धर्म की ओर झुक गए और हरी इच्छा कहकर चुप हो गए थे। पर प्रिंसिपल साहब इस समय निश्चित योजना बनाकर आए थे और जोश में थे। अतः अवधि में कह रहे थे, महाराज, हमारी तो यह राय है कि सारे खन्ना का हाथ पांव टुड़वा के कौनो नारा में डारी दिन जाए। यहू न बने तो सारे का कान पकड़ी के कॉलेज ते बाहर निकारी दिए, मारे चूतर पर चारी लाते और। पर वैद्य जी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, मुझे हिंसा की बातें अच्छी नहीं लगती। कहकर उन्होंने डकार ली और प्रिंसिपल इंतजार करने लगे कि इसके साथ ही वे फिर हरी इच्छा वाली बात कहेंगे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और शायद अहिंसा, पिस्तौल का प्रदर्शन, गबन, देश का कल्याण आदि की समस्याओं ने उन्हें चुपचाप उलझा दिया। शराब खाने से लगभग 100 गज आगे एक पीपल का पेड़ था, जिस पर एक भूत रहता था। भूत काफी पुराना था और आजादी मिलने, जमींदारी टूटने, गांव सभा कायम होने, कॉलेज खुलने जैसी सैकड़ों घटनाओं के बावजूद मरा न था। जिन्हें उसके वहां होने की खबर थी, वे सूरज डूबने के बाद उधर से नहीं निकलते थे। अगर कभी निकल जाते तो उन्हें तरह तरह की आवाजें सुनने में आती। उन आवाजों से आदमी को बाद में बुखार आने लगता था। बुखार से आदमी ज्यादातर मर जाता था। अगर नहीं मरता था तो लोग कहते थे कि पंडित राधेलाल भूत बहुत अच्छी तरह झाड़ते हैं। एक शाम एक साइकिल सवार पीपल के नीचे से निकला। वह पेड़ सड़क के किनारे था, इसलिए उसका पीपल के पेड़ से निकलना लाजमी था। साइकिल सवार भूत के बारे में जानता था और अगर उसके आगे एक ट्रक धीमी रफ्तार से न जा रहा होता तो वह शायद इस समय उधर से निकलने की हिम्मत न करता। वह ट्रक के पीछे की लाल बत्ती का सहारा लिए हुए पश्चिम में उजाले की बची खुची लकीरों को दिन की निशानी मानकर सट से पीपल के नीचे से निकल गया। इतना करके उसने इत्मीनान की सांस ली। फागुन की हवा उसके चेहरे से टकराई
और उसने उस हवा का जी भरकर आनंद लिया। उसने जरा और जोश में आकर दो तीन बार कटिलों कटिलों कहकर तीतर की बोली किसी काल्पनिक जन समुदाय के आगे सुनाई। फिर अमर सिंह राठौर की मशहूर नौटंकी से निकल गया, जैसे शेर शिकारी को मार नामक गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गाने का वॉल्यूम अपने आप बढ़ने लगा। तभी वह चौंका। सड़क के बिल्कुल किनारे उसे गो 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 की आवाज सुन पड़ी। यह इंसान की आवाज न थी। साइकिल सवार बिना बताए ही समझ गया कि यह भूत की आवाज है। उसकी ऊपर की सांस ऊपर ही टंगी रही और नीचे की हवा नीचे से निकल गई। उसे लगा कि भूत ने बिना किसी सूचना के अपना हल्का बदल लिया है और पीपल के पेड़ से उतरकर वह शायद पाकड़ के पेड़ पर आ गया है। गो 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 की आवाज दोबारा हुई और इस बार कुछ और जोर से। उसी के साथ कुछ आदमियों की तरह दो तरह की आवाजें आई। एक जोर से हंसा, दूसरा बोला, कहा था बहुत न पियो, पर नहीं माने ना, और पी लो बेटा। एक और मर्दानी आवाज आई जो गाने की थी। हंसी के साथ ही किसी ने हामिद डाकू नौटंकी का एक तराना छेड़ दिया था। न कीजे शोरगुल चिक चिक, शीश सबको झुकाते हैं। तभी गो 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 वाली आवाज में कई आरोह अवरोह पैदा हो गए। पहले तो किसी ने शुरुआती ढंग से कहा गो गो। उसके बाद शायद कुछ मौलिकता दिखाने के विचार से उसने गला फाड़कर पुकारा, बचाओ। अंत में फिर वही गो गो गो, पर इस बार आवाज में बुलंदी नहीं थी, रस्म अदायगी भर थी। साथ ही हामिद डाकू वाली नौटंकी गाने वाले ने संगीत का कार्यक्रम रोक दिया। फिर शायद उसी ने कहा, समझाया था बेटा बहुत न पियो, पर फोकट की दारू। बाद में वही हंसी, वही हामिद डाकू का गाना। साइकिल सवार की अंदरूनी हवा में जो उलटफेर हुआ था वह भूत को लेकर था। आदमी के बारे में वह बेझिझक था। इसलिए आदमियों की बातें सुनकर किसी गड़बड़ी का अंदेशा सूंघकर वह साइकिल से उतर पड़ा और ललकार कर बोला, घबराना नहीं पहलवान, आ गए। खबरदार हाथ मत लगाना। पाकड़ के पेड़ के दूसरी ओर एक झाड़ी थी। उसके पीछे शाम के धुंधलके में पांच छह आदमी चल फिर रहे थे। कई तरह की आवाजें हो रही थी। गो गो गो, बचाओ, ज्यादा ना बहको बेटा, कहा था बहुत ना पियो, न कीजिए शोरगुल किचकिच, शीश सबको झुकाते हैं। साइकिल सवार चौकन्ना होकर इधर उधर देख रहा था और किसी अज्ञात व्यक्ति को किसी अज्ञात खतरे से बचाने के लिए आवाज देने लगा था। तब तक एक आदमी झाड़ी के पीछे से निकला और चुस्त चाल से साइकिल सवार के पास आकर खड़ा हो गया। उसके मुंह से ठर्रे की खुशबू आ रही थी। वह आदमी रोब से बोला, क्या बात है जवान, क्यों चिल्ला रहा है, तुमको क्या तकलीफ है? साइकिल सवार ने झाड़ी की ओर इशारा किया, कहा, उधर से कोई बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। वो सब दारू पीकर अलमस्त पड़ा है, सब साला भहकना मांगता है। पर तुम क्या करना मांगता? दो और साइकिल सवार सड़क पर निकल रहे थे। इन लोगों को देखकर वे साइकिलें धीमी करके उतरने की तैयारी करने लगे। झाड़ी के पास की आवाजें अब और ऊंची हो गई थी, पर उनके शब्द स्पष्ट नहीं थे। उस आदमी ने फौजी स्टाइल में कहा, तुम्हारे रुकने की दरकार नहीं, एक गजहों का मामला है। सब साला दारू पीकर मस्त हो रहा है, अपने अपने रास्ते फाजिल हो जाओ। दोनों साइकिल सवारों ने यह उपदेश सुनकर अपनी रफ्तार बढ़ा दी। पहले वाला साइकिल सवार भी नाक से कुड़ता हुआ आगे बढ़ गया। जाते जाते संदेश छोड़ता गया, सब लुच्चे हैं, सारा इलाका गंधा गया है इन शराबियों से। फौजी स्टाइल वाले आदमी ने जवाब में कहा, तुम ठीक बोलता है जवान, दारू पीना ठीक बात नहीं है। अब सड़क वीरान थी। उस आदमी ने वहीं से कहा, चलो डबल मार्च लगाओ, चलो। झाड़ी के पीछे शांत स्वरों में वार्तालाप हो रहा था। हाँ भर्राई, अरफफ चरपल्लो, इस सरफाले के मुंह में करफफड़ा खुरफेस दें कि निर्फिकाल दें, खुरफुसे रहबो। लगभग पांच आदमी झाड़ी के पास से निकलकर सड़क पर आए। उनमें से किसी का भी कदम लड़खड़ा नहीं रहा था। सब चुप थे और सभी चाल से कुछ ऐसी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे थे गोया वह एक छापामार दस्ता हो, जिसे चीनियों के हाथ से अपने सीमा क्षेत्रों की हथियाई हुई जमीन वापस लेने का काम सौंपा गया हो।
भूत वाले पीपल के पास तक आते आते उन्होंने सड़क छोड़ दी। यह भूत का लिहाज भी हो सकता था, और सामने से आने वाली तेज रोशनी मारती हुई कार का भी। सड़क से नीचे उतरते ही वे एक खेत में पहुंच गए, जिसके चारों ओर बबूल के कांटों वाली टहनियां गड़ी हुई थी। खेत में कोई फसल नहीं थी, सिर्फ जमीन की रक्षा के लिए कांटों का सहारा लिया गया था। एक आदमी ने गला चाप कर चीख निकाली और कहा, अफरे बर्फाव करफाटे। दूसरे ने कहा, किरफी सरफाले रे, यरफर्रा करफाटे गरफाड़े है। पहले वाले आदमी ने कहा, रफर चपन्ना ने करफब तो फारे जरफेल करफाने के बर्बाद जरफरी अरफब अरफा गरफया खरफेते तो हरफारा है। यहाँ करफाटा क्या अरफाने बर्फाब का समझदार गरफाड़ा है। गुरफुर्रा न हो तुरफूब अरफा गए सरफब चुर्रट हो जरफाएगा। फिरफिक फरफर या करफाटा आया करफर्रा से, फिरफिस ने दिरफिया। खेत से वह टुकड़ी चढ़कर सड़क पर दोबारा आ गई थी। शराब घर लगभग 50 गज पर रह गया था। एक आदमी ने सरफरी बोली छोड़कर कहा, रमचन्ना ने अपना बबूल तो एक भी नहीं, यह किनारे बबूल उजाड़ कर लाया है। क्या पता किसका बबूल है? ना बताओ, मुझे खुद मालूम हो जाएगा। हो जाएगा तो पूछते क्यों हो? पूछता तो इसलिए हूं कि तुम्हारे रंग का भी पता लग जाए। वह आदमी हंसने लगा। पूरे समाज से बोला, जोगनाथ जेल से जिरह करना सीख आया है। घबराओ नहीं भूतनी के, तुम्हें भी सिखा दूंगा। वे लोग शराब घर में घुस गए। सिर्फ 5-7 लोग पहले से मौजूद थे। एक ने उत्साह से कहा, जोगनाथ कब लौटे जेल से? आज दोपहर बाद। उसने अतिरिक्त उत्साह से पूछा, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। कोई जान पहचान वाला मिला? सभी जान पहचान वाले हो गए। वहां विशेषरा भी होगा, मिला? नहीं, पर वहां सभी विशेषर के बाप थे। रामबास कुटना पड़ा कि नहीं? किसी ने एक कोने से भर्राया हुआ सवाल किया। जोगनाथ ने बिगड़ कर कहा, यह कौन बोल रहा है मुर्गी का? हमारे पाहुन हैं, उनसे कह दो अपनी तुरही बंद रखें। उसकी कदर शिवपालगंज में नहीं है। सुन लिया पाहुन, ये जोगनाथ है, अभी अभी जेल से आया है। कहता है कि अपनी तुरही बंद रखो। मुझसे भी सुन लो, पहले ही बताए देता हूं, मैं अव्वल दर्जे का हरामी हूं। चुप्पे-चाप अपनी दारू पनिया पनिया कर पिए जाओ और वहीं कोने में उल्टी किए जाओ। दोबारा रामबास वाली बात की तो रामबास ही दिखाऊंगा। सुन लिया पाहुन? सुनेगा कौन, यहां तो कोना खाली है। अरे कहाँ है पाहुन, खिसक गए क्या? अरे वाह रे पाहुन। जोगनाथ ने 10 रुपए का नोट निकालकर दुकानदार को पकड़ाते हुए कहा, सब लोगों को एक एक चुगड़ दो, कोई बचने ना पाए। बहुत दिन बाद अपनी भूमि में आए हैं। बहुत पैसा लेकर आए हो? सनिचरा प्रधान बन गया है, उसका हुक्म है आज सब लोग मौज से पिए। पर सनीचर के पास पैसा कहाँ? अब सनीचर सनीचर नहीं रहा, प्रधान है, समझ गए? वे एक एक चुगड़ लेकर बैठ गए। यह दुकान के बाहर का बरामदा था, जिसे सिंह की एक दीवार खड़ी करके सड़क से अलग कर दिया गया था। भीतर कोठरी में दुकान थी। एक लालटेन बरामदे में जल रही थी, जिससे पीने वाले को देखा जा सकता था। एक डिबरी दुकान के अंदर जल रही थी, जिससे पिलाने वाले को नहीं देखा जा सकता था। बरामदे में एक बेंच पड़ी थी, 2 आदमी उसी पर बैठे थे। जोगनाथ भी वहीं बैठ गया। बाकी लोग नीचे एक टाट पर बैठे थे, कुछ नीचे कच्चे फर्श पर बैठे थे। साकी, सुराही, प्याला, जो कुछ था सब इतने में ही था। देसी शराब की बदबू सड़क पर काफी दूर तक फैली थी। जैसे योजनगंधा की सुगंध मात्र से राजा शांतनु को उसके होने का दूर से पता लग गया था, वैसे ही गंध मात्र से दूर दूर वालों को पता लग जाता था यहाँ देसी शराब बिकती है। अपने यहाँ गंध ही देसी शराब का विज्ञापन है, इसीलिए अच्छे अच्छे अखबारों में विलायती शराब के विज्ञापन तो मिल जाते हैं, देसी शराब का जिक्र नहीं आता। उसके विज्ञापन की जरूरत ही नहीं है। 2-3 घूंट लेने के बाद जोगनाथ ने इधर उधर देखा और कहा, पानी मिला है क्या? पानी? शराब में पानी मिलाकर बेचा गया है? मुझे भी लगता है, मुझे भी बहुत दिन से ऐसा लगता है। बल्कि अब तो पानी मिली दारू असली दारू जैसी ही जान पड़ती है। दुकानदार अपनी जगह से उठकर जोगनाथ के पास आया, ठंडी आवाज में बोला, मौज से पिए जाओ, तुम्हारी हवा तो पहले चुगड़ में ही
निकली जा रही है। पाव आध पाव फोकट में पीना हो तो साफ कहो, पिला दूंगा। पर पानी वानी चिड़ीमार पिलाते हैं, यहाँ वैसी बात नहीं। जोगनाथ पर इसका वाजिब असर पड़ा। जेब से 10 और 5 रुपए के कुछ नोट निकालकर बोला, फोकट में पीना होगा तो पीऊंगा ही, पर घबराओ नहीं, यह देखो। कभी देखा है इतना? दुकानदार दुबला पतला पर कैंडेदार आदमी था। अकड़ता हुआ वापस चला गया। बोला, हमारे देखने के दिन लद गए, अब तुम्हारा देखना शुरू हुआ है, देखे जाओ। दूसरा चुगड़ भर गया। एक ने पूछा, अब क्या इरादा है जोगनाथ? रुपए की तंगी है। जोगनाथ ने इस तरह कहा कि किसी को इस बात पर यकीन न करना चाहिए। अभी तो पहले दरोगा जी से दो दो हाथ करने हैं। तबादला हो गया है तो क्या, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। यहाँ आने से पहले ही शहर में उन पर एक दावा ठोक आया हूं। 10 पेशी में पलस्तर ढीला हो जाएगा। कैसा दावा? दीवानी का। क्या तुम नहीं जानते हो? मुझ पर चोरी का झूठा मुकदमा चलवाया था। 2-3 महीने मुझे हवालात में रहना पड़ा। वैद्य जी ने जमानत नहीं कराई। वे तो करा देते, पर मैं ऐठ गया। कहा, दरोगा जी के नाम पर यहीं रहूंगा। रहने का कोई किराया तो था नहीं। फिर क्या? मेरी बेइज्जती हुई, खेती का नुकसान हुआ। एक खेत रामचन्ना ने दबा लिया। इस सब नुकसान पर 8,000 के हर्जाने का दावा ठोका है। डिग्री हो गई तो दरोगा जी बिक जाएंगे। पर कोर्ट फीस का क्या हुआ? दीवानी में बड़ा खर्च होगा। सब भगवान देगा। अब देखो भाई जोगनाथ, बाभन के घर पैदा होकर इधर उधर की ना हाको, सच्ची सच्ची बात करो। हाँ भाई, हम भी कहते हैं, भगवान को बीच में न ठेलो। कोर्ट फीस कौन देगा? कह तो दिया, भगवान देगा। अब यह बिदक गया, नहीं बताएगा। न बताओ, आगे बढ़ो। तो मुकदमा ठोकना है कि ठोक दिया? ठोक दिया। कब ठोका? आज ठोका। झाड़ी के पीछे से एक आदमी लड़खड़ाता हुआ निकला और सड़क पर कराहते हुए चलने लगा। वह आत्मदया, आक्रोश आदि कई साहित्यिक गुणों से पीड़ित था। शराब घर में उसकी जो बातें छनकर पहुंची, उनका यह मतलब निकला कि अभी कुछ देर पहले भुतहा पीपल के आगे सड़क के किनारे रहजनी हुई है और कुछ लोगों ने उसे लूट लिया है। वह थाने पर रिपोर्ट लिखाने जा रहा है और अब वह एक एक को समझेगा। जोगनाथ के पांव के पास कच्चे फर्श पर एक आदमी मुस्तैदी से चुगड़ पर चुगड़ लड़ा रहा था। वह बोला, तुम्हारे गांव में यह बड़ी गलत बात है पहलवान। लोग बाग लेफ्ट राइट करता हुआ दिन डूबते ही रजनी कर बैठता है। यह बिल्कुल फिजूल का काम है। क्यों जवान, क्या बोलता है? जोगनाथ ने सिर्फ सिर हिलाया और दुकानदार को पुकार कर कहा, एक पौआ और देना भाई, चाहो तो इसे फोकट में डाल देना। थोड़ी देर में जब वे लोग लड़खड़ाते हुए सीख के पर्दे के बाहर आए तो उनके सामने सड़क थी और दो एक मरियल कुत्तों के अलावा कोई न था। जो आदमी अभी कराहता हुआ निकला था, वह अब सीधे साधे ढंग से उनके सामने से निकल गया और उन्हें इसका पता भी न चला। लौटते समय उस आदमी के भीतर का कलुष धुल गया था और धर्म में उसकी आस्था बढ़ गई थी, क्योंकि थाने पर पहुंचने के पहले ही उसे एक विद्वान ने समझाया था, क्या होगा रपटली खाने से, जो गया सो गया। गया माल फिर कभी वापस आता है? बताओ, तुम हिंदू हो कि मुसलमान? हिंदू हो तो कर्म को मानते हो कि नहीं? तुम्हारे कर्म में ये 45 रुपए नहीं लिखे थे। अब दौड़ धूप करना बेकार है। भगवान को ही मंजूर था। जाओ, जान बच गई, यही बहुत है। पर साल वहीं एक आदमी को बकरे जैसा काट डाला गया था। राम का नाम लो और घर जाकर सत्यनारायण की कथा बचवाओ। मामले मुकदमे में जो खर्च करना हो उसे धर्म कर्म में खर्च करो। गर्म दूध में हल्दी डालकर पी लेना और करवट बदलकर सो जाना। कल सवेरे तक सब भूल जाएगा। यह था उपन्यास राग दरबारी के भाग 26 का वाचन। वाचन के इसी क्रम में अब लीजिए सुनिए उपन्यास राग दरबारी के भाग 27 का वाचन। किसी जमाने में दार्शनिक लोग परमात्मा के अस्तित्व के बारे में बहस किया करते थे। अब वह बहस गेहूं को लेकर होने लगी है। दार्शनिकों का एक वर्ग इस मत का है कि देश में गेहूं काफी मात्रा में मौजूद है, पर व्यापारियों की शरारत के कारण बाजार में नहीं आ पाता। दूसरा वर्ग इस मत का है कि गेहूं नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, और अगर होती भी हो तो वह कम से कम इस देश में तो नहीं है। बहस का दौर कुछ दिनों से शिवपालगंज में भी आ गया था और वहां गेहूं के साथ ही लोग दूध, दही, घी आदि के बारे में भी नास्तिकता दिखाने लगे थे।
ऐसे भूखमरे वातावरण में अखाड़े क्या खाकर या खिलाकर चलते। कुछ वर्ष पहले गांव के लड़के कसरत और कुश्ती से चूर चूर होकर घर लौटते तो कम से कम उन्हें भिगोए हुए चने और मट्ठे का सहारा था। अब वह सहारा भी टूटने लगा था। यह और इस प्रकार के कई तथ्य मिलकर कुछ ऐसा वातावरण पैदा कर रहे थे कि गांव में नौजवानों को निकम्मा बन जाने के सिवाय और दूसरा कार्यक्रम ही न मिलता था। वे फटे पुराने पर रंगीन पतलूनों पायजामों के सहारे अपनी दुबली पतली टांगों को ढककर और सीने पर गोश्त हो या न हो, सीने के अंदर सायरा बानू के साथ सोने का अरमान भरकर गली कूचों में अपने पान की पीक फैलाते हुए निरुद्देश्य घूमा करते थे। उनमें बहुत से कभी कभी खेतों कारखानों और जेलों का चक्कर भी लगा आते थे। जो वहां जाते हुए हिचकते थे वे स्थानीय कॉलेजों में बांगड़पन की शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले जाते। ये कॉलेज प्रायः किसी स्थानीय जननायक की प्रेरणा से शिक्षा प्रसार के लिए और वास्तव में उसके लिए विधानसभा या लोकसभा के चुनाव की जमीन तैयार करने के उद्देश्य से खोले जाते थे और उनका मुख्य कार्य कुछ मास्टरों और सरकारी अनुदान का शोषण करना था। ये कॉलेज सिर्फ जमाने के फैशन के हिसाब से बिना आगा पीछा सोचे हुए चलाए जा रहे थे और यह निश्चय था कि वहां पढ़ने वाले लड़के अपनी रियाया वाली हैसियत छोड़कर कभी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे और ऊंची नौकरियां या व्यवसाय जिनके हाथ में है उनके एकाधिकार को इन कॉलेजों की ओर से कोई खतरा पैदा नहीं होगा। जो भी हो, इस हल्ले में अखाड़े खत्म हो रहे थे और गांव के नौजवानों का शारीरिक विकास अब उनके मानसिक विकास के स्तर पर आ गया था। इस दृष्टि से शिवपालगंज में एक अखाड़े का होना और उस पर कई लड़कों का नियमित रूप से आना एक महत्वपूर्ण तथ्य है। कहने की जरूरत नहीं, यह बदरी पहलवान की वजह से था। वे कई सालों से अखाड़ों पर पहुंचकर कसरत करते, अपने पट्ठों को कुश्ती लड़ाते और जब वे किसी को पटक कर उसके शरीर के किसी भाग को घायल कर देते तो माना जाता था कि वह अब पूरा पहलवान हो गया है। कई दिन कसरत करने और कुश्ती लड़ने के बाद किसी पट्टे का कराहते हुए घर लौटना इस बात का सबूत था कि वह अपने दीक्षांत समारोह से डिग्री लेकर वापस आ रहा है। अखाड़े से दो पहलवान झूमते हुए निकले। एक तो बद्री थे, दूसरे छोटे। दोनों की खोपड़ियां घुटी थीं। उन पर पसीने की मदद से मिट्टी का पलस्तर जैसा चढ़ गया था। गर्दन पर पीछे की ओर गैंडे जैसी झुर्रियां। दोनों ने लंगोट की पट्टी आगे हाथी की सूंड की तरह लटका ली थी। सकरी पट्टी के दोनों ओर से संक्षिप्त अंडकोश ब्रह्मांड में प्रदर्शित हो रहे थे। पर जिस तरह कला के नाम पर हेनरी मिलर और डीएच लॉरेंस की अश्लीलता को माफी मिल जाती है, उसी तरह भारतीय व्यायाम के नाम पर इन दोनों पहलवानों को यह सब दिखाने की छूट मिल गई थी। छोटे पहलवान का दीक्षांत समारोह कई साल पहले हो चुका था, पर शायद अब उन्होंने कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पाई थी और इसलिए वे रह रहकर बहुत धीरे से कराह उठते थे। पर आत्मसम्मान के कारण वह कराह मुंह से हाय न बनकर लंबी सांस के साथ हाव के रूप में निकलती थी। बदरी चुपचाप उनके साथ चल रहे थे, जैसे इन बातों से उनका कोई सरोकार न हो। आज छोटे को बदरी पहलवान ने धोबी पाट के दाव से चित किया था। इस दाव का प्रयोग करने वाले पहलवान को एक ऊंचे दर्जे के कवि की तरह काम करना पड़ता है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी विजयनी नामक कविता में एक औरत के जलाशय में नहाते समय कामदेव आदि कुछ पात्रों की अद्भुत कल्पना की है। धोबी पाट लगाने के पहले पहलवान को भी उससे भी अधिक अद्भुत कल्पना करनी पड़ती है। यह अखाड़ा नहीं बल्कि एक आकर्षक जलाशय है। समीरन प्रोलाप बोक्षिचो छिलो प्राच्छा सघन पल्लव सघन तले। उस वातावरण में वह अपने को एक धोबी के रूप में देखता है और अपने प्रतिद्वंदी को किसी औरत के पेटीकोट की शक्ल में, फिर उसके हाथों खींचकर अपनी पीठ की ओर से कंधे पर लाते हुए जिस तरह धोबी पत्थर पर कपड़ा पटकता है वह उसे अखाड़े के बीच पटक देता है। पटकते समय उसे यह ध्यान रखना पड़ता है कि पेटीकोट इस तरह गिरे कि उसका सामने वाला हिस्सा ऊपर रहे, यानी प्रतिद्वंदी जब पटका जाए तो वह चित गिरे। इसके बाद विजय विजय महान विजय, शत्रु जानू पति बोसी, निर्बाक विस्मय भरे नत सिरे। बद्री पहलवान ने आज छोटे को पटकने में
कुछ ज्यादा कल्पना लगा दी थी। यह सोचकर कि यह अखाड़ा नहीं जलाशय है, उन्होंने यह भी सोच लिया कि यह अखाड़े की मेड़ नहीं बल्कि घाट का पत्थर है। नतीजा यह हुआ कि जिस समय पहलवान ने चित होकर अखाड़े के ऊपर छाए हुए प्रच्छाय सघन पल्लव देखे तो उनकी निगाह के सामने चिंगारियां सी उड़ रही थी। उनकी कमर के नीचे का हिस्सा अखाड़े के बाहर और ऊपर का अखाड़े के भीतर था, और कमर टूटी नहीं थी तो यह उसकी बेहयाई थी। बद्री पहलवान अगर छोटे के उस्ताद न रहे होते तो वे इस वक्त आंख से आंसू और मुंह से फेना गिराते हुए उन्हें हजारों गालियां दे रहे होते, पर उस्ताद का लिहाज करके वे इस समय चुप थे, और जब चुपचाप चलना कठिन हो जाता तो वे मुंह से एक हाव निकाल देते थे। पर विपत्ति यही नहीं समाप्त होनी थी। चलते चलते बद्री पहलवान ने पूछा, क्यों जी, उस दिन तुम जोगनाथ के गवाही में क्या क्या कहा आए? कौन साला जोगनाथ का गवाह था? मैं तो पुलिस की गवाही देने गया था। छोटे ने लापरवाही से कमर का दर्द दबाकर जवाब दिया। बद्री ने शांतिपूर्वक कहा, सीधी बात कही जाए तो सीधे जवाब दो, साले बहनोई को बीच में मत घसीटो। तो कौन टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है? छोटे ने कहा, पर आवाज कुछ दबी हुई थी। बद्री पहलवान ने इस निरर्थक बात को अनसुना कर दिया। पूछा, तुमने गवाही में बेला के बारे में क्या कहा था? कहना मुझे क्या था, जो मुंह में आया कह दिया। बद्री पहलवान बड़ी मुलायमियत से बोल रहे थे। उन्होंने छोटे का हाथ पकड़कर पूछा, उसकी जोगना से कुछ सांठगांठ है क्या? छोटे ने अपना हाथ धीरे से खींच लिया। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ा जाता है, और पहुंचा पकड़कर धोबी पाट के सहारे आदमी को चित किया जाता है, यह वे अभी देख चुके थे। बात टालने के लिए बोले, मैं क्या जानूं किसकी किससे सांठगांठ है? गांव में चारों तरफ अरहर के खेत हैं, कौन किससे लाग लपेट करता है? मैं कहां कहां झांकता फिरूं? बद्री पहलवान उसी तरह मुलायमियत के साथ बोलते रहे। उन्होंने पूछा, पर तुमने तो कहा था कि तुमने बेला को जोगनाथ के साथ सटर पटर वाली हालत में देखा है। कहने से क्या होता है? बद्री पहलवान अचानक खड़े हो गए, आवाज को कड़ी करके बोले, होता क्यों नहीं है? कहा था कि नहीं, बोलो। छोटे पहलवान को अब कुछ शंका हुई। उनकी आवाज से आत्मविश्वास की खनक जाती रही। जैसे शाश्वत साहित्य लिखने वाला क्रांतिदर्शी साहित्यकार भी रेडियो के हलकारों के सामने झिझक कर बात करता है, उसी तरह छोटे बद्री पहलवान के आगे सकपका गए। माफी मांगते हुए बोले, कहा क्यों नहीं था? कहा था गुरु, पर कहने को तो बहुत कुछ कहा था। अदालत की गवाही का मामला, जो मुंह में आया कहते चले गए, और सच बोलना था। बद्री पहलवान कुछ देर अंधेरे में चुपचाप खड़े रहे, कुछ नहीं बोले। जो काम कोई भी पहलवान आसानी से नहीं कर सकता वही करते रहे, यानी कुछ सोचते रहे। छोटे अब और भी सकपका गया, झिझकते झिझकते बोला, गुरु, किस सोच विचार में पड़ गए? सोचना काम चिड़ी मार का है, मुझे भी तो बताओ क्या बात है? बद्री ने धीरे से कहा, सोच रहा हूं कि तुम्हें लात से मारो कि जूतों से। तुम्हारी जवानी पर पिल्ले मुतते हैं साले, थू है तुमको। कहकर उन्होंने घृणा के साथ जमीन पर थूक दिया। छोटे अचकचाता हुआ खड़ा रहा, रुक रुक कर बोला, ऐसा ना कहो गुरु, बताओ तो कि मुझसे कहां चूक हुई? तुम साले समझोगे क्या? तुमने एक भले घर की लड़की की इज्जत खींच कर सारी दुनिया के आगे रख दी। तुम्हारे लिए अब कुछ हुआ ही नहीं। कुल इतनी सी बात है, जानकर छोटे पहलवान ने इत्मीनान की सांस ली। लापरवाही से कहा, गुरु, मैंने तो जो कहा था भरी अदालत में भगवान की कसम खाकर कहा। सभी जानते हैं कि अदालत में कही गई बात का कोई एतबार नहीं, किसी का इससे क्या बिगड़ा? बद्री को चुप देखकर छोटे की हिम्मत कुछ और खुली। अपनी स्वाभाविक पद्धति में, यानी सारी दुनिया को भुनगे जैसा समझते हुए, उन्होंने अपनी बात पूरी की। इसी बात को लेकर हमें जुतिया रहे हो गुरु? वाह गुरु, तुम भी कभी कभी ऐसी हवा बांधते हो कि वाह, मैं सोचता ही रह गया कि क्या बात है। बद्री पहलवान ने अपने गर्दन को दोनों हाथों से मलकर उस पर दो चार तमाचे जैसे लगाए। इस पद्धति से उन्होंने गर्दन पर जमा हुआ मिट्टी का प्लास्टर उखाड़ दिया और इतनी देर तक होने वाले सोच विचार को झटक कर दूर कर दिया। फिर अचानक हंसकर बोले, तुम खानदानी बांगड़ू हो, तुम्हें कुछ दाएं बाएं भी दिख पड़ता है। यह बेला अब तुम्हारी अम्मा बनने जा रही है। अब चाहे उसे छिनाल कहो चाहे कुछ और, गाली तुम्ही पर पड़ेगी। क्या कहा गुरु? कहना क्या है, महीने भर के भीतर ही बेला का ब्याह होगा बद्री पहलवान के साथ, और तुम बजाना तू रही।
कुछ समझ में आया बेटा? सर्कस के जोकर बेमतलब की बातें बकते हैं और उछल कूद लगाते हैं। नौटंकी का नगाड़ची सीधे तौर से नगाड़ा बजाते बजाते बगल के भीतर से लकड़ी निकालकर टेढ़ी मेढ़ी ताल देने लगता है। अखाड़े में दो तीन पहलवान हाथ के पंजों पर खड़े होकर बिच्छू की तरह चलते हैं। बछड़े शाम को घर लौटते वक्त सिर झुकाकर टेढ़े मेढ़े भागते हैं और उछलते हुए दूसरी ओर के तालाब में कूद पड़ते हैं। सनीचर बिना किसी वजह के कहा करता है, अर्र। बदरी पहलवान की बात सुनकर छोटे को लगा कि इसी तरह की निरर्थक बातों का एक ढेर जैसा उसके सामने पड़ा है और उसे किसी ने उस पर जोर से पटक कर चित कर दिया है। उसके मुंह से यही निकला, क्या कहते हो गुरु? सुन नहीं रहे हो क्या? क्या कह रहा हूं? बदरी बहुत हल्के ढंग से मजाक सा करते हुए कह रहे थे। क्या बात है, कान में बहुत मैल पट गया है क्या? फिर सुन लो, बेला से मैं शादी कर रहा हूं, उससे वादा कर चुका हूं। उस दिन तुमने जब इजलास में उसकी बदनामी की तो मेरा एक एक रोंवा सुलग उठा था। तबीयत हुई थी कि एक लपड़ मारकर तुम्हारा सर पेट में खोस दूं, पर तुम अपने चेले हो, पालक बालक समझकर माफ कर दिया। एक लंबी सांस खींचकर उन्होंने अपनी बात समाप्त की। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब अपनी जबान पर लगाम लगाकर रहना। छोटे को अब भी लग रहा था कि वह निरर्थकता के ढेर पर चित पड़ा है और बदरी पहलवान जो कह रहे हैं वह किसी सपने की बात है। वह बोला, गुरु तुम बाभन व बनिया, सोच समझकर बोलो। वैद्य महाराज ऐठ गए तो पूरी स्कीम मसक जाएगी। बदरी पहलवान ने कहा, हाथी अपनी राह चलते जाते हैं, कुत्ते भोंकते रहते हैं। छोटे ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, गुरु तुम तो कहावत में बोल रहे हो, वैद्य जी इसे थोड़े ही मान जाएंगे। लगता था कि अपने मन का रहस्य खोलकर बदरी पहलवान हल्के हो गए हैं। उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ सीटी बजाने लगे। कुछ देर चलते चलते छोटे के दिमाग में पूरी बात अपने वजन के साथ बैठी। बेला के बारे में कुछ दिन हुए खबर उठी थी कि रूपन बाबू ने उसको एक चिट्ठी लिखी है। उड़ते उड़ते यह बात भी उनके कान तक पहुंची थी। कोई लड़की वैद्य जी की छत पर रात में आई थी और रंगनाथ से टकराकर वापस भाग गई थी। वैद्य जी की छत से जिन मकानों की छत पर जाया जा सकता है, उनमें गया दिन का भी मकान था। एक दिन रूपन बाबू ने यह भी बताया था कि किसी लड़की की लिखी हुई एक चिट्ठी रंगनाथ के हाथ लगी है, पर रंगनाथ उसके बारे में कुछ बता नहीं रहा है। छोटे पहलवान को संदेह था कि रूपन बाबू कई दिनों से बेला को फंसाने के चक्कर में हैं और अब लगभग फंसा चुके हैं। इस दशा में अचानक इस समाचार ने कि बदरी पहलवान का बेला से संबंध है और वह इतनी गहराई तक जा चुका है, छोटे को लड़खड़ा दिया। वे पूछने लगे, पर गुरु बेला के लिए तो सुनते हैं रूपन बाबू ने कुछ लिखा पढ़ी की थी। हाँ की थी, लड़के हैं, नासमझी कर बैठे। और सुनते हैं उधर से भी कोई चिट्ठी आई थी। बदरी पहलवान ने घुड़क कर पूछा, किसने बताया तुम्हें? किसी ने नहीं। तो जाना कैसे? सुना था गुरु। किससे सुना था? याद नहीं है गुरु, पर किसी ने ऐसे ही कुछ उड़ती उड़ती बात की थी। बदरी पहलवान चुप हो गए। जब कोई आदमी बातचीत में ऐसा रुख अपना ले जैसा कि पेशेवर गवाह कचहरी में सच कहने की कसम खाकर जिरह में दिखाते हैं, तो आगे सवाल पूछना बेकार है। बदरी ने कुछ देर चुप रहकर साफ तौर से कहा, हाँ चिट्ठी आई थी, मेरे लिए थी, पर वह चिट्ठी नहीं थी। आजकल की लड़कियों के चोचले गाने बजाने की बातें थी। छोटे ने खुशामद करते हुए पूछा, तो गुरु यह किस्सा तो कई साल से चल रहा होगा, छत पर ही। बदरी ने कहा, छोटे इतनी बड़ी बात सबसे पहले मैंने तुम्ही को बताई है, इतना बहुत है। अब बहुत छानबीन मत करो और देखो अभी किसी से कहना नहीं। छोटे पहलवान धुधलके में किसी के चबूतरे के उस कोने से टकरा गए जो किसी ने गांव के चलन के अनुसार कब्जा करने की नीयत से बनवाया था। मुंह से एक गाली निकालकर फिर कमर के दर्द के प्रति सम्मान दिखाने के लिए एक बार हाव कहकर उन्होंने वादा किया, किसी से नहीं कहूंगा गुरु। कुछ दिन में तो बात फैलेगी ही, पर अभी उसे ढककर रखना है। कह तो दिया गुरु, किसी से नहीं कहूंगा। कुछ देर बाद बदरी पहलवान हंसने लगे, बोले, पर वाह रे छोटे, तुमने भी क्या जोड़ मिलाया है। बेला जोगनाथ से साठगांठ करेगी। हाँ, साला दमड़ी के गुड़ जैसा है। बेला उसका हाथ पकड़ ले तो रिरियाने लगेगा। उसी से तुमने भिड़ा दिया बेला को। रहे तुम खंडूस के खंडूस। छोटे पहलवान की कमर में एक हुक सी उठी। लगा धोपी पाट देकर
उन्हें किसी ने दोबारा पटक दिया है। एक दूसरे से अलग होने के पहले बद्री ने फिर छोटे को आगाह किया कि अभी मेरे और बेला के संबंधों का कहीं जिक्र मत करना। छोटे ने निष्ठापूर्वक गोपनीयता की शपथ ली, पर वह शपथ गोपनीयता की उन सभी शपथों जैसी थी जो राजभवनों में ली जाती हैं। और परिणाम स्वरूप दूसरे ही दिन बद्री पहलवान को कई ऐसे लोग मिले जो उन्हें बदली हुई नजरों से देख रहे थे। यह था उपन्यास राग दरबारी के भाग 27 का वाचन। वाचन के अगले क्रम में आप उपन्यास राग दरबारी के आगे के भागों का वाचन सुन सकते हैं, तो जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।